दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। खबर दुनिया की में आप सभी का बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जुड़ी हर वो बड़ी खबर जो आपके लिए जानना जरूरी है। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। इजरायल हमास संघर्ष विराम के लिए अमेरिका ने तेज किए प्रयास। सहमति बनाने के लिए विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन एशिया के दौरे पर। यूरोपीय संसद के चुनाव में दक्षिणपंथी दलों को भारी बढ़त। यूरोपीय पीपुल्स पार्टी को सर्वाधिक 181 सीटें मिलने का अनुमान। फ्रांस और इटली की दक्षिणपंथियों पार्टियों का भी अच्छा प्रदर्शन। 27 देशों का प्रतिनिधित्व करती है 720 सदस्यीय संसद। दो महीने बाद होने जा रहे पेरिस ओलंपिक से पहले फ्रांस में बड़ी राजनीतिक उठापटक। राष्ट्रपति मैक्रों ने संसद के मध्यावधि चुनाव का किया ऐलान। यूरोपीय संसदीय चुनाव में दक्षिणपंथी नेता मरीन ले पेन के दल की जीत के बाद उठाया कदम। रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए 15-16 जून को स्विट्जरलैंड में बड़ा मंथन। शांति सम्मेलन में शरीक होंगे लगभग 90 देश। 28 महीने से जारी जंग को रोकने के लिए होगा विचार विमर्श। रूस का प्रतिनिधित्व न होने से बड़े नतीजे की उम्मीद नहीं। मध्य सोमालिया में भड़के हिंसक कबीलाई टकराव में कम से कम 55 लोगों की मौत। हिंसा में 155 अन्य लोगों के घायल होने की खबर। स्थानीय लोगों ने सुरक्षा बलों पर देर से कार्रवाई का लगाया आरोप। जल्दी तैनाती होती तो बच सकती थी कई जानें। और सुर्खियों के बाद खबर दुनिया की शुरुआत करेंगे एशिया का आईना के जरिए जानेंगे एशियाई देशों से जुड़ी खबरें। इजरायल हमास युद्ध लगातार जारी है। गाजा में इजरायली सैन्य अभियान भी तेज हो गया है। इस बीच इजरायल हमास संघर्ष विराम के लिए अमेरिका ने मध्यस्थता के प्रयास तेज कर दिए हैं। दोनों देशों के बीच सहमति बनाने के उद्देश्य से अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन पश्चिम एशिया के दौरे पर हैं। एंटनी ब्लिंकन ने काहिरा में राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी से मुलाकात कर क्षेत्रीय नेताओं से हमास पर दबाव डालने की अपील की है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के संघर्ष विराम के प्रस्ताव पर सहमति बनाने के लिए विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन पश्चिमी एशिया के दौरे पर हैं, लेकिन दोनों पक्ष इजराइल और हमास अपने कड़े रुख पर कायम हैं। उधर इजराइल ने गाजा के मध्य और दक्षिणी हिस्सों में हमले को जारी रखे हुए है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जीत हासिल करने तक हमास के खिलाफ जंग जारी रखने की प्रतिबद्धता दोहरा रहे हैं। पिछले सप्ताह से इजराइल मध्य गाजा पट्टी के छोटे शहर दीर अल बलाह के आसपास हमले कर रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है इजराइल की सेना वहां से पीछे जरूर हट गई है, लेकिन हवाई हमले और गोलीबारी जारी रखे हुए है। दीर अल बलाह के उत्तर में नौसिरात में बड़े हमले करते हुए इजराइल ने 4 बंधकों को छुड़ा लिया था। आईडीएफ ने रविवार को एक वीडियो जारी किया है जिसमें गोलीबारी के दौरान अपने 4 बंधकों को बचाने के मिशन को दिखाया गया है। ऑपरेशन पुलिस कमांडो और 98 डिवीजन के पूर्ण सहयोग और समन्वय में किया गया था।
पूर्ण सहयोग के साथ बल आपात स्थिति में कार्य करते हैं। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा पेश किए गए संघर्ष विराम के प्रस्ताव पर चर्चा के लिए ब्लिंकन ने काहिरा में राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी से मुलाकात की। उन्होंने क्षेत्रीय नेताओं से अमेरिकी संघर्ष विराम प्रस्ताव पर सहमति बनाने के लिए हमास पर दबाव डालने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि बंधकों की रिहाई और लड़ाई को समाप्त करने की दिशा में बातचीत से जुड़े 3 चरण के समझौते के प्रस्ताव पर सिर्फ हमास ही है जो सहमत नहीं दिखाई दे रहा है, जबकि इजराइल इस पर तैयार है। ब्लिंकन ने कहा कि मिस्र के अधिकारी हमास के साथ संपर्क में हैं, लिहाजा इस मामले पर हमास की तरफ से तत्काल जवाब की उम्मीद कर रहा है। क्षेत्रीय सरकारें अगर गाजा में जंग बंदी चाहते हैं तो हमास को राजी करने के लिए उस पर दबाव डालें। यदि आप इस संघर्ष को फैलने से रोकना चाहते हैं तो हमास पर हाँ कहने के लिए दबाव डालें। इजराइल ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है, हालांकि इसे आगे बढ़ाने पर उनकी कुछ चिंताएं थी। उधर हमास ने ब्लिंकन के बयान की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि संघर्ष विराम से संबंधित उनकी टिप्पणी इजराइल को लेकर पक्षपातपूर्ण है और उनका रुख किसी समझौते पर पहुंचने में एक वास्तविक बाधा है। पिछले साल अक्टूबर में इजराइल पर हुए हमास के हमले के बाद से ब्लिंकन की पश्चिमी एशिया की 8वीं यात्रा है। शीर्ष अमेरिकी राजनयिक ने कहा कि वो अपनी यात्रा के दौरान संघर्ष के बाद गाजा में शासन और पुनर्निर्माण की योजना पर चर्चा करेंगे। ब्लिंकन जॉर्डन और कतर में क्षेत्रीय नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। 31 मई को जो बाइडेन की ओर से 3 चरण के युद्ध विराम प्रस्ताव की रूपरेखा पेश की गई थी। इसमें दोनों पक्षों के बीच स्थायी तौर पर शत्रुता खत्म करने, इजरायली बंधकों और फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई और गाजा के पुनर्निर्माण की परिकल्पना की गई है। CIA के निदेशक विलियम बस ने योजना पर चर्चा के लिए बुधवार को मध्यस्थ कतर और मिस्र के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। इस बीच हिजबुल्लाह ने गोलान हाइट में इजराइल के एक सैन्य चौकी को निशाना बनाने का दावा किया है। हिजबुल्लाह ने ड्रोन हमले में चौकी के एक हिस्से में आग लगने और कई सैनिकों के घायल होने की बात कही है। हालांकि इजराइल ने हिजबुल्लाह के इस दावे को खारिज करते हुए ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच तनाव चरम पर है। उत्तर कोरिया की ओर से दक्षिण कोरिया पर गुब्बारों के जरिए कचरा गिराने का सिलसिला भी जारी है। इसके जवाब में दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरियाई सीमा पर अपनी नई योजना के तहत लाउडस्पीकर लगाए हैं, जिनके जरिए किम जोंग उन के खिलाफ जनता को जानकारियां दी जा रही है। साथ ही दक्षिण कोरिया उत्तर कोरिया में लीफलेट बैलून छोड़ना शुरू कर रहा है। इस बीच परमाणु खतरों से निपटने के लिए दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच बैठक हुई है। इन दिनों उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच अजीबोगरीब किस्म का युद्ध चल रहा है। दोनों देशों के बीच गुब्बारे और लाउड स्पीकर के जरिए मनोवैज्ञानिक जंग लड़ी जा रही है। दरअसल मिसाइल परमाणु बम की धमकियों से क्षेत्र की सुरक्षा को अक्सर खतरे की नोक पर रखने वाला उत्तर कोरिया इन दिनों दक्षिण कोरिया में गुब्बारों के सहारे कूड़ा कचरा फैलाना शुरू किया, तो दक्षिण कोरिया ने इसका जवाब भी अनोखा खोज निकाला। इसके लिए दक्षिण कोरिया ने बिल्कुल नई योजना बनाई है। सीमा पर लाउड स्पीकर के जरिए संदेश प्रसारित करके किम जोंग उन के जुर्म को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। इन लाउड स्पीकरों का मुंह उत्तर कोरिया की तरफ है। इनमें के पॉप के संगीत बजाए जा रहे हैं, जिससे उत्तर कोरिया खूब चिढ़ता है। उत्तर कोरिया में के पॉप के गाने सुनने या उसके संगीत को रखने भर पर सख्त सजा का प्रावधान है। दक्षिण कोरियाई सेना ने लाउड स्पीकर लगाने को एक चेतावनी बताया है। उत्तर कोरिया द्वारा शनिवार को कचरा से भरे लगभग 330 गुब्बारे छोड़े जाने के बाद दक्षिण कोरिया ने लाउड स्पीकर का प्रसारण फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है। दक्षिण कोरिया की सेना ने कहा है कि प्रसारण रविवार दोपहर बाद से शुरू किया गया और आगे का प्रसारण इस बात पर निर्भर करता है कि उत्तर कोरिया कैसे प्रतिक्रिया देता है। हमारी सरकार उत्तर से किसी भी उकसावे के खिलाफ दृढ़ और पूरी तैयारी बनाए रखेगी। हमारे लोगों की सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। उधर उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन की बहन ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर बढ़ते तनाव के बीच दक्षिण कोरिया लाउड स्पीकर प्रसारण और लीफलेट बैलून छोड़ने का काम जारी रखता है तो उसे गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। प्योंगयांग ने मई में सीमा पार कचरा और खाद ले जाने वाले गुब्बारे भेजना शुरू किया और कहा कि ये कदम दक्षिण कोरियाई कार्यकर्ताओं द्वारा प्रचार अभियान के तहत उत्तर कोरिया विरोधी पर्चे उड़ाने के प्रतिशोध में उठाया गया। कचरा और लाउड स्पीकर के जरिए लड़ी जा रही मनोवैज्ञानिक जंग के बीच उत्तर कोरिया के परमाणु खतरों से निपटने के लिए दक्षिण कोरिया और अमेरिका के अधिकारियों के बीच बैठक हुई।
किसी भी परमाणु खतरे पर समन्वित प्रतिक्रिया देने के लिए नए दिशा निर्देशों पर काम करने पर विचार विमर्श किया गया। परमाणु सलाहकार समूह की बैठक ऐसे संकेतों के बीच हुई है जब उत्तर कोरिया अपने परमाणु हथियारों और वितरण प्रणाली विकसित करने की होड़ में है। दक्षिण कोरिया में एक मांग उठने लगी है कि सियोल को सिर्फ अमेरिका पर निर्भर रहने के बजाय खुद के परमाणु हथियार विकसित करने चाहिए। हालांकि अमेरिका इसका विरोध करता है। दक्षिण कोरिया और अमेरिका एनसीजी के माध्यम से संचार को मजबूत करेंगे और उत्तर कोरिया से किसी भी परमाणु और मिसाइल खतरे को रोकने और जवाब देने के लिए दोनों राज्यों की क्षमताओं को एकीकृत और विकसित करेंगे। ये बैठक पिछले साल के शिखर सम्मेलन के बाद हुई है, जब अमेरिका ने उत्तर कोरिया के साथ किसी भी संघर्ष के लिए दक्षिण कोरिया को अपने परमाणु योजना के बारे में अधिक जानकारी देने का वादा किया था। 1950 से 1953 का ये संघर्ष शांति संधि के बजाय युद्ध विराम में समाप्त होने के बाद दोनों कोरिया अभी भी तकनीकी रूप से युद्ध में हैं। और इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. Curiosity can take you to some out of the world places. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. देखो यार, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब फोटो पे हार चढ़ जाए और फैमिली का फ्यूचर, बच्चों की पढ़ाई खतरे में पड़ जाए। तो आज ही पॉलिसी बाजार से 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस कराओ, सिर्फ 525 रुपए महीने से शुरू। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं। और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं खबर दुनिया की और बढ़ेंगे आगे। नजर डालेंगे यूरोप इन दिनों के जरिए यूरोपीय देशों से जुड़ी खबरों पर। यूरोपीय संसद की 720 सीटों पर चुनाव खत्म होने के बाद आए एग्जिट पोल में 27 सदस्य देशों वाले इस ब्लॉक में दक्षिणपंथी पार्टियों का बोलबाला दिखाई दे रहा है, जिसका सबसे बड़ा संकेत यह है कि फ्रांस, जर्मनी और ऑस्ट्रिया जैसे देशों की मौजूदा सरकारों पर अब खतरे के बादल मंडरा रहे हैं और सत्ता परिवर्तन प्रबल हो गया है। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति ने देश में चुनावों की घोषणा कर दी। विश्व की एकमात्र प्रत्यक्ष रूप से चुनी जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय सभा यूरोपीय संसद के चुनाव खत्म हो चुके हैं। चुनाव के बाद आ रहे संभावित नतीजों में दक्षिणपंथी पार्टियां जीत के जादुई आंकड़े को छूती नजर आ रही हैं। इन रुझानों ने यूरोपीय संघ में पहले से काबिज पारंपरिक शक्तियों को हिला दिया है। बता दें कि EU की संसद में कुल 27 सदस्य देशों से 720 प्रतिनिधियों के चुनाव के लिए 6 से 9 जून तक वोटिंग हुई थी। रुझानों में यूरोपीय पीपुल्स पार्टी सबसे अधिक 181 सीटें जीत सकती है। वहीं संभवतः फ्रांस में मरीन ले पेन के नेतृत्व में सुदूर दक्षिणपंथी पार्टी इन चुनावों में जीत हासिल करेगी। रुझानों को मद्देनजर रखते हुए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने देश की संसद को भंग कर 30 जून को चुनाव की घोषणा कर दी है। मैक्रों ने यह कदम तब उठाया जब फ्रांस में आयोजित होने वाले पेरिस ओलंपिक में 2 महीने से भी कम समय बचा है। हालांकि IOC के अध्यक्ष ने आश्वासन दिया है कि फ्रांस में चल रही राजनीतिक उथल-पुथल का असर ओलंपिक पर नहीं पड़ेगा। चुनावी रुझान यूरोप की रक्षा करने वाली पार्टियों के लिए अच्छा परिणाम नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत मैंने देश को हमारी संसद के भविष्य के लिए विकल्प देने का फैसला किया है। यह निर्णय कठिन था, लेकिन मुझे देशवासियों पर पूरा विश्वास है। वहीं चुनावों की घोषणा के बाद फ्रांस में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। दक्षिणपंथी पार्टी नेशनल रैली ने कहा कि उनकी पार्टी चुनाव के लिए तैयार है।
मुझे लगता है कि हम आगामी चुनावों के लिए तैयार हैं। अगर हमें चुनाव में बहुमत हासिल होगा तो हम फ्रांस को आगे बढ़ाने में सक्षम हैं। वहीं इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की कट्टर रूढ़िवादी ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी यूरोपीय चुनाव में सबसे अधिक 28% वोट हासिल कर सकती है। इस जीत से उनके नेतृत्व को बढ़ावा मिलेगा और वो ईयू में किंग मेकर की भूमिका निभा सकती हैं। इटली 13 जून से G7 बैठक की अध्यक्षता करने के लिए तैयार है। ऐसे में ये परिणाम मेलोनी के पक्ष में काम कर सकते हैं। मैं इटली के निवासियों का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने ब्रदर्स ऑफ इटली को चुना। मैं गर्व महसूस कर रही हूँ कि हमारे देश में भी G7 देशों की सबसे मजबूत सरकार है। ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ है और मैं अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझती हूँ। जर्मनी इस बार यूरोपीय संसद में सबसे अधिक 96 सदस्य भेजेगा। जर्मन में अति दक्षिणपंथी पार्टी ऑल्टरनेटिव फॉर जर्मनी यूरोपीय संघ के चुनाव में दूसरे स्थान पर आ सकती है। हालांकि AFD के कई उम्मीदवार घोटालों में फंसे हुए थे, इसके बावजूद AFD ने विशेष रूप से युवाओं के बीच बढ़त हासिल की है। वहीं सत्ता में काबिज चांसलर ओलाफ शोल्स की सोशल डेमोक्रेट्स ने अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन करती नजर आ रही है। यूरोपीय संघ आयोग की मौजूदा अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन की यूरोपीय पीपुल्स पार्टी रुझानों में भारी बढ़त बनाए हुए है। जर्मनी की रहने वाली उर्सुला वॉन डेर 5 साल के एक और कार्यकाल की उम्मीद कर रही हैं। अध्यक्ष की नियुक्ति को यूरोपीय संसद की अनुमति जरूरी होती है और ऐसी परंपरा है कि आयोग का अध्यक्ष उसी राजनीतिक दल का होना चाहिए जिसे सबसे ज्यादा मत मिले हों। और अब आपको बताते हैं कि यूरोपीय संघ है क्या। यूरोपीय संघ 27 देशों का एक राजनीतिक संगठन है जो पूरी तरह से यूरोप के विकास के लिए समर्पित है। यूरोपीय संघ का सामूहिक निकाय यूरोपीय परिषद कहलाती है। यूरोपीय संघ में 2 सदनीय संसदीय व्यवस्था है। फ्रांस के स्ट्रासबुर्ग शहर में यूरोपीय संसद का मुख्यालय स्थित है। ये रिपोर्ट देखिए। 27 देशों का ऐसा समूह है जो यूरोपीय क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए समर्पित है। ये संस्थान यूरोपीय देशों का एक ऐसा राजनीतिक संगठन है जो आपस में सभी सदस्य देशों को मिलकर यूरोप के विकास की रणनीति बनाने और उसे लागू करने के लिए गठित किया गया है। यूरोपीय संघ विभिन्न निकायों के जरिए अपने कार्यों का संचालन करता है। आइए ईयू के कुछ इन प्रमुख निकायों को समझने की कोशिश करते हैं। पहले बात करते हैं यूरोपीय आयोग की। यूरोपीय आयोग असल में संघ की कार्यपालिका है। आयोग सर्वसम्मति से लिए गए अपने निर्णयों को न सिर्फ लागू करता है बल्कि यूरोपीय संघ के रोजमर्रा के कार्यों की भी देखरेख करता है। यूरोपीय संघ के आकार और धन को देखते हुए वहां लागू होने वाले प्रतिद्वंदिता नियम पूरी दुनिया को प्रभावित करते हैं। इसे ब्रसेल्स इफेक्ट कहा जाता है। अध्यक्ष की नियुक्ति को यूरोपीय संसद की अनुमति जरूरी होती है और ऐसी परंपरा है कि आयोग का अध्यक्ष उसी राजनीतिक दल का होना चाहिए जिसे सबसे ज्यादा मत मिले हों। यूरोपीय परिषद यूरोपीय संघ का एक सामूहिक निकाय है। इसका मुख्य उद्देश्य यूरोपीय संघ के सभी राजनीतिक मामलों को दिशा देना और विभिन्न राजनीतिक मुद्दों की प्राथमिकता निर्धारित करना है। यूरोपीय परिषद के सम्मेलन और उसकी बैठक में यूरोपीय संघ के सभी सदस्य देशों के सरकार के अध्यक्ष और राज्य के अध्यक्ष भाग लेते हैं। यूरोपीय परिषद की बैठक में लिए जाने वाले सभी निर्णय सदस्यों की सर्वसम्मति से लिए जाते हैं। संसद यूरोपीय संघ का एकमात्र अंग है जिसके सदस्यों का चुनाव सीधे मतदान से जनता द्वारा किया जाता है। इसका चुनाव 5 साल के लिए होता है, लेकिन इसका अध्यक्ष या स्पीकर 2.5 साल के लिए चुना जाता है। मौजूदा संसद में 705 सदस्य हैं, लेकिन अगले यूरोपीय संसद में 720 सदस्य होंगे जो संघ की आबादी में हुए बदलाव के कारण हैं। संसद का काम व्यापारिक समझौतों, ऊर्जा, पर्यावरण, माइग्रेशन और यूरोप के बजट जैसे मुद्दों पर लाए गए कानूनों को अंतिम रूप देना है। यूरोपीय संसद का मुख्यालय फ्रांस के स्ट्रासबर्ग शहर में है, जहां लगभग हर महीने में 1 हफ्ते के लिए संसद सत्र होता है। लेकिन संसद का रोजमर्रा का कामकाज बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स से चलता है। यूरोपीय संघ में द्विसदनीय संसदीय व्यवस्था है। यूरोपीय संसद व्यवस्था का पहला सदन यूरोपीय सदन के नाम से पुकारा जाता है, जबकि दूसरा सदन यूरोपीय संघ की परिषद के नाम से जाना जाता है। यूरोपीय केंद्रीय बैंक
यूरो नामक मुद्रा के लिए मौद्रिक नीति का निर्माण करता है तथा उससे संबंधित विभिन्न पहलुओं को प्रशासित करता है। यूरोपीय संघ का न्यायालय ईयू के कानूनों की व्याख्या करता है। इसके अलावा भी कई संस्थाएं हैं जो अलग अलग भूमिकाओं में यूरोपीय संघ का काम करती हैं। ब्रिटेन भी पहले यूरोपीय संघ का एक प्रमुख सदस्य देश हुआ करता था, लेकिन कुछ वर्ष पहले ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ से अलग होने की घोषणा की थी। ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से अलग होने की इसी परिघटना को ब्रेक्जिट कहा जाता है। वहां के लोगों की शिकायत थी कि यूरोपीय संघ की व्यवस्थाओं के कारण ब्रिटेन के संसाधनों पर अन्य देश के लोग कब्जा कर लेते हैं और ब्रिटेन के लोगों को खाली हाथ रह जाना पड़ता है। और अब बात रूस यूक्रेन युद्ध की। रूस यूक्रेन युद्ध लगातार जारी है। इस युद्ध के विराम के लिए स्विट्जरलैंड की मेजबानी में एक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें रूस यूक्रेन शांति समझौते पर चर्चा की जाएगी। हालांकि रूस को इस शिखर सम्मेलन में अभी आमंत्रित नहीं किया गया है। इस मामले पर चीन ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि जब तक दोनों देश इस बैठक का हिस्सा नहीं होंगे, तब तक शांति वार्ता का कोई मतलब नहीं है। रूस यूक्रेन जंग लंबे समय से जारी है। दोनों देश एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं। इसी बीच यूक्रेन में शांति कराने की ओर एक पहल की गई है। 15-16 जून को स्विट्जरलैंड की मेजबानी में दोनों देश के बीच शांति समझौते पर वार्ता करने के लिए होने वाले शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए अब तक कुल 90 देशों और संगठनों ने पंजीकरण किया है। हालांकि रूस को इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रण नहीं दिया गया है। रूस ने बैठक को समय की बर्बादी करार दिया है। वहीं चीन का कहना है कि जब तक दोनों देश इस बैठक का हिस्सा नहीं होंगे, तब तक शांति वार्ता का कोई मतलब नहीं है। वहीं स्विस राष्ट्रपति ने भविष्य में इस वार्ता में रूस की भागीदारी के संकेत दिए हैं। आधा यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, मध्य पूर्व और एशिया से करीब 90 देशों ने बैठक में शामिल होने के लिए हस्ताक्षर किए हैं। हम दोनों देशों के बीच स्थायी शांति संबंधों के लिए बातचीत की प्रक्रिया शुरू करना चाहते हैं, ताकि भविष्य में रूस की भागीदारी के साथ शांति शिखर सम्मेलन हो सके। यूक्रेन का कहना है कि रूसी गोलाबारी में 102 वर्षीय व्यक्ति घायल हो गए हैं। जहां एक ओर रूसी सेना का दावा है कि वो यूक्रेनी शहर चासीव यार पर कब्जा करने की ओर आगे बढ़ रही है, तो वहीं दूसरी ओर यूक्रेन का कहना है कि कीव की सेना ने रूस के कब्जे वाले क्रीमिया में तैनात रूसी रक्षा प्रणालियों को निशाना बनाया है। यूक्रेन का कहना है कि दजान कोई क्षेत्र में एक S-400 रक्षा प्रणाली और येव पटोरिया और चोर्नो मोर्से के क्षेत्र में कम से कम 2 S-300 रक्षा प्रणालियों पर सफल हमले किए गए हैं। दरअसल 2014 से ही क्रीमिया पर रूस का कब्जा है, जिसके बाद से रूस क्रीमिया प्रायद्वीप से दक्षिणी यूक्रेन पर बार-बार बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करता रहा है। रूस लगातार यूक्रेन की कई क्षेत्रों में घेराबंदी कर रहा है। रूस के चेचन्या क्षेत्र के नेता का दावा है कि रूसी और चेचन्य सेनाओं ने मिलकर यूक्रेन के एक सीमावर्ती गांव पर कब्जा कर लिया है। रूस ने चेतावनी जारी की है कि अगर यूक्रेन F-16 जेट को रूसी सेना के खिलाफ लड़ाकू अभियानों में शामिल करता है, तो वो रूसी सेना के हमले का शिकार होगा। इस जंग में यूक्रेन को न केवल रूसी हमलों का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि उसे कई स्तरों पर जद्दोजहद करनी पड़ रही है। यूक्रेनी ग्रिड ऑपरेटर उक्रेनेर्गो ने जानकारी दी कि वह देश में कई घंटों के लिए बिजली कटौती करेगी, ताकि देश में हो रही बिजली आपूर्ति की मांगों को पूरा किया जा सके। इसी के साथ यूक्रेन में पुनर्निर्माण अधिकारी ने बजट कटौती और नौकरशाही के कारण हो रही देरी का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया है। आइए बढ़ते हैं आगे, नजर डालते हैं अफ्रीका नामा के जरिए अफ्रीकी देशों से जुड़ी खबरों पर। सोमालिया में दो कुलों के बीच हुई हिंसक झड़प में कम से कम 55 लोगों की मौत हो गई है और लगभग 155 लोग घायल हुए हैं। मामला अब्दुवाक और हेराले कस्बे का है, जहां पानी और भूमि को लेकर दो कुलों के बीच हुई झड़प जंगल की आग की तरह फैल गई। घायलों का इलाज पास के कस्बों के अस्पतालों में जारी है। स्थानीय लोगों ने सुरक्षा बलों पर देर से कार्रवाई का आरोप लगाया। उनका मानना है कि जल्द तैनाती होती तो कई जानें बच सकती थी।
और आइए अब नजर डालते हैं विश्व संस्कृति पर। चीन में ड्रैगन बोट फेस्टिवल पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। हांगकांग के एबरडीन हार्बर में आयोजित इस पारंपरिक उत्सव में बोट रेस का आयोजन किया गया। बोट रेस के अलावा उत्सव में लोगों ने पारंपरिक व्यंजन जोंगजी का भी लुत्फ उठाया। ड्रैगन बोट फेस्टिवल अपनी जीवंतता और सर्वव्यापकता के साथ पूरे चीन में उल्लास के साथ मनाया जाता है। सोमवार को चीन के कई हिस्सों में ड्रैगन बोट फेस्टिवल का जश्न मनाया गया। इस वार्षिकोत्सव पर हांगकांग में ड्रैगन नौकाओं की धूम मची। ढोल नगाड़ों के साथ अपनी पसंदीदा टीम को प्रोत्साहित करते लोगों की आवाजें हवा में गूंज रही थी। कुल 29 दौड़ों के आयोजन के साथ हांगकांग के एबरडीन हार्बर में सबसे बड़े पैमाने पर उत्सव मनाया गया। इसके साथ ही हांगकांग के विभिन्न जिलों में भी प्रतियोगिताएं शुरू हुई। सैकड़ों पेडलर्स ने एबरडीन हार्बर में पानी में धूम मचाया और इस ऐतिहासिक दिन का आनंद लिया। बोट रेस के अलावा उत्सव में लोगों ने पारंपरिक व्यंजन जोंगजी का भी लुत्फ उठाया। ड्रैगन बोट फेस्टिवल अपनी जीवंतता और सर्वव्यापकता के साथ पूरे चीन में खुशी से मनाया गया। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, बहुत उत्साह है। सभी अपने रंग में रंगे हुए हैं और हर कोई दौड़ का जश्न मना रहा है। पूरा माहौल वास्तव में बहुत अच्छा है। ड्रैगन बोट फेस्टिवल से जुड़े रीति रिवाज और परंपराएं वर्षों से चली आ रही हैं। चीन के विभिन्न क्षेत्रों में उत्सव मनाने के लिए तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें बोट रेसिंग मुख्य रूप से शामिल है। कोई भी तटवर्ती क्षेत्र रोमांचकारी ड्रैगन बोट रेस देखने वाले दर्शकों से खचाखच भरा होता है। इन दौड़ों में 90 व्यक्तियों तक की टीमें शामिल होती हैं, जो रंगीन ड्रैगन डिजाइनों से सजी लंबी लकड़ी की नावों में सवार होकर दौड़ में हिस्सा लेते हैं। ड्रैगन बोट फेस्टिवल के दौरान लोग जोंगजी खाना पसंद करते हैं, जो कि चावल से बना पारंपरिक व्यंजन है। जोंगजी को शांति और खुशी का प्रतीक माना जाता है। इसे खाने से लोग आपदा को दूर करने और शांति बनाए रखने के लिए प्रार्थना करते हैं और एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। यह ड्रैगन बोट रेस हांगकांग के भव्य आयोजनों में से एक है। हर साल हम एबरडीन हांगकांग में यह कार्यक्रम आयोजित करते हैं। हम बहुत उत्साहित और एकजुट हैं। हमारे ड्रैगन बोट रेस के दौरान सबसे महत्वपूर्ण बात एक साथ नाव चलाना है और उत्सव मनाना है। चीनी पंचांग के अनुसार 5वें चंद्रमास के 5वें दिन को ड्रैगन बोट फेस्टिवल मनाया जाता है। ड्रैगन बोट फेस्टिवल का दुनिया में व्यापक प्रभाव है। चीन के अलावा अन्य देशों और क्षेत्रों में भी यह त्योहार मनाया जाता है। मई 2006 में चीनी राज्य परिषद ने ड्रैगन बोट फेस्टिवल को राष्ट्रीय गैर भौतिक सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया। वर्ष 2008 से ड्रैगन बोट फेस्टिवल को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया गया। फिर सितंबर 2009 में यूनेस्को ने ड्रैगन बोट फेस्टिवल को मानवता की गैर भौतिक सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया और इसी के साथ ड्रैगन बोट फेस्टिवल विश्व अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में चुना गया चीन का पहला त्योहार बन गया। ड्रैगन बोट रेसिंग की शुरुआत 1000 साल पहले चीन के दक्षिणी लिंगनान क्षेत्र में हुई थी, जबकि इसके आधुनिक संस्करण की जड़ें लगभग 40 साल पहले चीन के हांगकांग में पाई गई। त्योहार की उत्पत्ति चीनी कवि क्यू युआन की दुखद आत्महत्या से हुई, जिन्होंने नदी में डूबकर अपना जीवन समाप्त करने का फैसला किया था। मछलियों को उनके शरीर से खाने से रोकने के लिए स्थानीय लोगों ने उबले हुए चावल के पकौड़े नदी में फेंके थे। धीरे धीरे यह परंपरा उबले हुए चावल के पकौड़े खाने और ड्रैगन बोट रेसिंग में शामिल होने के वार्षिक रीति रिवाजों में विकसित हुई। और इसी के साथ ही डीडी न्यूज के अंतर्राष्ट्रीय समाचार खबर दुनिया की में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।